माई टीवी पर जिंदगी इसी का नाम है और मैं हूं शमी लोचन। नमस्ते। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक्स, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, हमको फ़ायदा हो, देखने वाले जितने सुनने वाले सबको फ़ायदा हो। आज मेरी मेहमान है बहुत ही जानी मानी, इनका नाम ही बहुत ही यूनिक है जिससे मैं हमेशा इंस्पायर्ड हुई हूँ और स्पोर्ट्स फील्ड में इन्हें कौन नहीं जानता, फीजी विदेशों में भी। आप हैं उषा जीफेला, फिजियोथेरेपिस्ट, खुद का बिजनेस भी है और फास्टनर के साथ जुड़ी हैं। सभी गेम्स फील्ड में आपने काफ़ी खिलाड़ियों की मदद, उनके सेहत, फिजियोथेरेपी को लेकर की है। आपका स्वागत है। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर आज। नमस्ते शमी जी, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। उषा जी, हम आपको जानते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट और आपका जो फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी है। मुझे बताइए कि पालन पोषण, जन्म कहाँ पर हुआ, अपने बैकग्राउंड के बारे में, और फिर कैसे आपने इस इंडस्ट्री को चुना। ये तो बड़ी अच्छी सवाल है। मैं 4th जनरेशन से हूँ। एंसेस्टरियल देखते हैं तो माय ग्रैंडफादर फादर यानी कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर केम टू फिजी एंड दे केम इन that period where we still had Indian labor system. कहाँ से आए थे? इंडिया के कुछ भाग से? मेरे फादर के साइड वो कर्नाटका से आए थे, गुंटूर जिला एक जगह है, वहाँ से आए थे, और मेरी माँ बिहार से थी। सो हमने वो एंसेस्ट्री ट्री भी बनाया है। बस इतना ही बाकी है कि हम जाके देखें कि हम कहाँ से हैं। What do you want to? Planning हो रहा है? बहुत बहुत ये बकेट लिस्ट में है कि जाने के लिए, कि बट उसके लिए समय चाहिए और समय बनाना पड़ेगा। जी, एकदम निकालना पड़ेगा। मैं जानती हूँ आप निकालेंगी समय, क्योंकि आप काफ़ी ट्रैवल भी करती हैं। तो जन्म आपका कहाँ हुआ, कहाँ पर पली बड़ी? मैं बोर्न हूँ सिंगटोका वैली रोड, बिलालेबू में। मेरे नाना नानी के घर पे मेरे नाना का नाम था लाइट मिस्टर राम किशोर और मेरी नानी का नाम था सुकरा जी। तो मेरे जन्म नैनी में सिंगटोका में हुआ, लेकिन मेरे पापा जो थे वो नैनी के थे। तो मैं ग्रैंड डॉटर हूँ लक्ष्मैया की और बंगारामा की, तो ये मेरे आजा आजी है। तो जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत तकलीफ़ होता था। सिंगटोका वैली रोड, फीडा रोड था। तो मैं घर पे मेरा जन्म हुआ। मेरी नानी ने मुझको पैदा किया। तो अब जब हम लोग को बताते हैं मतलब कि आपकी नानी आपकी दाई थी? जी हाँ। फैंटास्टिक। वो उसने मुझे पैदा किया है, लेकिन उस समय लेडीज़ जो उस गांव में थी, उसने काफ़ी और लोगों को भी मदद किया है। तो वो नॉलेज वो हमारे पास अब नहीं है। और हॉस्पिटल्स हो गया है, सुविधा हो गई है, तो लोग उधर जाते हैं। फिर हमने अपना जो छोटा समय था, 5 साल तक मैंने अपने आजी आजा के घर पे बिताया। अपने फूफा थे, फूफा तो उस टाइम उनका शादी नहीं हुआ था, और मेरे काका और दादा के साथ। तो मेरे पास बहुत अच्छी मेमोरीज़ है उनके साथ बिताने का। वो बहुत क्लोज है मेरे दिल से। और क्योंकि मैं छोटे से बचपन से जब वहाँ बड़ी हुई तो वो बहुत मुझे संभाले, बहुत संभाले। बचपन की कुछ ऐसी याद है, कुछ ऐसे चैलेंजेस थे या कुछ अच्छा भी या कुछ चैलेंजफुल रहा हो जिसने आपको काफ़ी शेप किया है, आपकी ज़िंदगी को काफ़ी इम्पेक्ट किया है? जी हाँ, जी हाँ। ज़िंदगी में चोट बहुत खाए हैं हमने, और मैं आपको आज खुल के बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। शायद किसी को ये सीखने को मिले, क्योंकि अभी हम बात करते हैं ज़िंदगी के बारे में। जब मैं अपना किंडरगार्टन की पैमाना इंडियन स्कूल में, और पब्लिक स्कूल था उस समय, फिर वहाँ से हम माला गए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो स्कूल टीचर्स थे। तो वहाँ पर मैंने क्लास 6 तक पढ़ा। फिर आंध्र संगम स्कूल तावुआ में गए। तो ये जो चेंज ऑफ लोकेशन होता था, उसमें आप नए दोस्त बनाओ, पुराने दोस्त को छोड़ दो, पर चलते रहे। फिर हम 1994 में सुबह आ गए पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आके। फिर MGM मैंने पढ़ी, फॉर्म 5 फॉर्म 6, USP गए। तो उस समय मेरे माता पिता नवसोरी इंटीरियर में एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो उस समय मुझे आने जाने की बड़ी तकलीफ़ थी। सुबह का निकलना पड़ता था, बस में आना पड़ता था। तो मेरी एक मुँह बोली बहन है,
जो आज बहुत प्यारी है, उसने मुझे छाँव दी, उसने मुझे अपने घर पे रखा और इतना मदद किया कि वो समय जो मैं एक टीनेजर थी उसको मोल्ड करने में उसका बहुत हाथ है। आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ उस व्यक्ति का, और आज भी उसको इतना ही प्यार करती हूँ। फिर हमने जब यूनिवर्सिटी फिनिश किया तो हमने वो स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी, जो उस समय FSM कहते थे, फिजिक्स स्कूल ऑफ मेडिसिन, उसमें दाखिला ली। तो उसमें क्या होता था कि मैं मेडिसिन करना चाहती थी, MBBS, तो वो कोटर सिस्टम होता था। तो मेरा जो पूर्वज उस पे भारी हो गया, और मेरा जो ग्रेड्स था वो उतना ताकतवर नहीं था कि मैं MBBS कर सकूं स्कॉलरशिप के द्वारा। और प्राइवेटली तो मुझे एक्सेप्टेंस मिला था, लेकिन क्या हुआ कि प्राइवेटली बहुत महंगा था, मेरे पिताजी अफोर्ड नहीं कर पाए। और दूसरा चीज़ था, मैं ट्रैवल करना चाहती थी, और मुझे फिजियोथेरेपी इसलिए भाई क्योंकि वो टीम्स के साथ इधर उधर देश विदेश में जाते थे, तो ये अट्रैक्टिव था। जब मैंने एप्लीकेशन की तो मैंने MBBS पहला चॉइस किया, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी किया। तो जब ये सब समस्या आ गई और मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा ये मैं प्राइवेटली आपको पढ़ा नहीं सकती, तो मैंने कहा कि चलो शायद यही मेरी नसीब में है, और ये एरिया मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रहा था। तो स्पोर्ट्स के कारण मैंने ये फिजियोथेरेपी स्कूल को दाखिला लिया। और भी चॉइसेस थे उस समय, लेकिन आज मैं जहाँ हूँ आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। तो पूरा दिल लगाकर आप काम करते हैं, और अब अगर जो आपके लाइफ को देखें, जिस तरह से अपनी चॉइसेस बनाए हैं, जो दिल में जो ख्वाहिश थी पूरा करके आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं इस इलाके में। तो चलो अच्छा, इसी लिए आपने सोचा कि चलो फिजियोथेरेपी वो करे। काफ़ी चैलेंजेस का उस समय, काफ़ी महिलाएं थी इस फील्ड में? जी, फिजियोथेरेपी फील्ड में बहुत सारे महिलाएं थे, उसमें मेल फोक्स बहुत कम थे, क्योंकि ये बड़ा सिंपैथेटिक प्रोफेशन है। और जो फिजी स्कूल ऑफ मेडिसिन है, हम लोग अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स बोलते हैं अपने आप को। तो उस समय मेरे साथ सिर्फ 5 ग्रेजुएट्स थे मुझको लेके, तो बहुत छोटा नंबर का इनटेक होता था। तो जब मैं ग्रेजुएट हुई तो मेरे साथ 4 और फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेजुएट हुए। क्योंकि आज अब आप हमारे साथ हैं, एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग महिलाओं की जो हड्डियां हैं, वो हड्डियां कैसे समय के साथ साथ में कमज़ोर होती जाती हैं फिजियोथेरेपी को लेकर, और जो एज में है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसमें अपने आप को किस तरह से ख्याल करना चाहिए। मेरे ख्याल से आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय रहेगा आपसे बातचीत करने का। तो हमारे साथ जुड़े रहे, ब्रेक के बाद और भी बातें। माई टीवी पर जिंदगी इसी का नाम है, और हमारे मेहमान है उषा जी फैला। उषा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ने के बाद मुझे अपने नाम के बारे में कुछ बताइए। वेरी इंक्विजिटिव। मैं जब काम कर रही थी तो ज़िंदगी में ऐसा मौका आया कि एक अच्छे इंसान से मेरी मुलाकात हुई, प्यार हुआ, और 4 साल के बाद शादी हो गई। उसका नाम है रोल्फ फेला, वो स्विट्ज़रलैंड से है। तो इसीलिए वो आप जी फेला बोलते हैं, लेकिन वो जो जी है वो साइलेंट होता है हमारे स्विस भाषा में, लेकिन चलता है। तो मैं यहाँ पर फिजी में ज़्यादातर उषा कृष्णा से जानती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का नाम कृष्णा था ना, हाँ इसीलिए। अच्छा, हम अदब से कहते हैं उषा जी, तो अच्छा। चलो दोनों हो गया, ठीक है। ठीक है। फिजी में एक एजिंग पॉपुलेशन है, यानी कि लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, और एक मेंटलिटी है, एक मानसिक धारणा ये है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, 50 पार कर लिया, या 50 आ गया, 45 पार किया, हम बूढ़े हो गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत दुख होता है, लोग ऐसे सोचते हैं कि आप 45, 50 या 60 के हो गए तो आप बूढ़े हो गए। एजिंग पॉपुलेशन जो है उसमें हम आए तो जाएंगे, पर फिजी में जो हमारे एज ग्रुप में जिसका पीपल लोग का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, वो बहुत घट रहा है। स्पेशली हमारे कम्युनिटी में आप देखो 50, 55 या 60 ईयर्स ओल्ड पीपल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ना? क्योंकि हम जो अपने वातावरण में जो हम जी रहे हैं, जो भोजन प्रयोग कर रहे हैं, जो अपने बॉडी को जो एक्सरसाइज दे रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ये सब
हमसे छूट रहा है। कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो आए थे ज़िंदगी में, शायद उसके कारण या इसलिए कि आप किसी भी इंसान के पास बैठो तो बोलते हैं और मैं 60 की हो गई, मैं बहुत बूढ़ी हो गई। जापान में एजिंग पॉपुलेशन होता है, वहाँ पे लोग 90 साल तक जीते हैं, 100 साल तक जीते हैं। ठीक है, वो लोग भी इंसान हैं, पर उनका डाइट जो है, उनका जो एक्सरसाइज रूटीन है, जो वॉकिंग वगैरह है, वो बहुत अच्छी है। अभी आप गई थी जापान? जी हाँ, मैंने हाँ। आपको फॉलो किया था। अच्छा। तो अगर जो आप जापानीज एजिंग कम्युनिटी को अगर जो देखें और फिजी में अगर जो देखें तो क्या डिफरेंस है, क्या गैप है, वो किस तरह से अपने आप को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं? जब और जापान में जी, बुढ़ापा किस एज को कहते हैं? मुझे ये तो नहीं मालूम, क्योंकि मैंने 80 ईयर को भी मिला है जापान में और 88 ईयर को भी मिला है। वो लोग तो बूढ़े नहीं बोलते अपने आप को, ना तो दिखते हैं। देखिए, हमारा जो फिजी में जो है, महिलाएं जब प्रेगनेंसी के बाद बच्चे वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद जब हम 40 के नज़दीक आते हैं तो हम बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो अब ज़िंदगी में बस यही बचा है कि बच्चे बड़े हो जाए, उन पे कंसंट्रेट करते हैं। फिर अब तो बुढ़ापा आ गया, तो जो वो 45 के ऊपर की एज की महिलाएं हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप 45 के बाद उसी तरह से जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो कैरी ऑन कीजिए। क्योंकि हमारे जो देह में जो तत्व है उसके ऊपर नीचे होने लगती है, हम पेरीमेनोपॉजल में आ जाते हैं, हमारा पीरियड्स बंद हो जाता है। फिर पीरियड्स जब बंद हो जाता है तो हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, और काफ़ी लोग हम लोग वज़न पुट कर लेते हैं। तो एक बार वज़न ऊपर चला गया तो गिराने का बहुत दिक्कत होता है। तो उसके कारण से फिर डिप्रेशन होती है, उसके कारण से जोड़ों में दर्द होती है, उसके कारण से आपको वो अंदर से वो स्वभाव नहीं होता है कि हम कुछ करें अपने लिए। और बाहर की जो कम्युनिटी है वो देखता है कि अरे आप तो 50 के हो गए, आपकी पूरी ज़िंदगी हो गई। ये नहीं अच्छा है। और जापान में क्या है कि वो जब रिटायरमेंट लेते हैं उसके बाद भी काम करते हैं वॉलंटियर के थ्रू। तो आप देखोगे काफ़ी वृद्ध लोग रास्ते पे, वो आपको बच्चे लोग को रास्ता पार कराते हैं, रास्ता साफ करते हैं, वो प्राइड लेते हैं उसमें। अच्छा, मान लो जी ये कॉन्सेप्ट कोई जापान से लेकर जी फिजी में लोगों को इस ओर बढ़ाता है, कन्विंस करके किसी भी तरह से, और जो रिटायर्ड पीपल है उनको अगर जो मान लो सरकार की तरफ से, एनजीओ की तरफ से प्लेटफॉर्म मिले एंड टुगेदर पीपल, हमारी फिजी तो बस बस्ती चली जाएगी। इट विल बी अ डिफरेंट कंट्री, इट विल बी इट्स सो ब्यूटीफुल। सिंपल। जी हाँ, जी हाँ, ये अब हमारी जो नज़रिया है उसको बदलना चाहिए। हमारे अभी अभी ये फिजी का रिटायरमेंट एज जो सिविल सर्विस का है वो 60 हो गया क्या? पहले 55 थी। तो वो अच्छी बात है, पर 55 आप is too young. जी हाँ, आप जब 50 के होते हो तो आपकी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है, जो आपने अनुभव किया है, वो आप मैच्योर हो जाते हो। तो फिर आप 55 में या 60 में 60 पे रिटायरमेंट ले दो, तो फिर आप वो मैच्योरिटी लेके चले जाते हो। उस समय हमें मेंटो करना चाहिए हमारे नए जवान लोगों को। अभी क्या है, फिजी में बहुत ज़्यादा गैप हो गई है। तो जो 60 में रिटायरमेंट हुआ, फिर घर बैठते हैं, फिर बीमारी को सूझते हैं, फिर डॉक्टर की दवाई लेते हैं, खाते हैं, बस हो गया। अच्छा, उसी लाइफ होती है। जो अभी आपको सुन रहे हैं वो बोलते हैं अच्छा जापान में है लोग जाकर बाहर रिटायरमेंट के बाद बैठते नहीं, काम करते। यहाँ बोलते हैं हम क्या करें, कैसे करें, फिर 60 के हो गए, रिटायर्ड हो गए, अब कहाँ जाकर किसकी मदद करें, किस प्लेटफॉर्म पर जाए, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। ठीक है, दिल की सुकून मिलती है। आपको वो अंदर से आपको वो पॉजिटिविटी लाना है अपने आप के, कि मैं अपने ज़िंदगी में एक स्कूल टीचर थी, तो मेरे पास कुछ ख्वाहिश थे, मेरे कुछ ड्रीम्स थे जो मैंने फुलफ़िल नहीं किया। शायद आप गार्डन लाइक करते हो, गार्डनिंग लाइक करते हो, और आपके पास थोड़ा सा ज़मीन है, उसमें कार्य करो, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज होता है। अगर आप स्कूल टीचर थे तो कुछ बच्चे को, अपने गांव के बच्चे को घर पे बुला के उनको ट्यूटरिंग करो। शायद आप कुछ चार्ज कर सको तो फ्री में कर सको, क्योंकि वो एज जब हमारा आता है तो उस समय हमारी घर गृहस्थी जो है वो सेटल हो जाती है। तो
अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। अभी आप देख लो हमारे फिजी के कम्युनिटी में जो महिलाएं जो कीर्तन वगैरह करती हैं, जो महिलाएं मदर्स क्लब करते हैं, वो सिविंग निटिंग करते हैं, ये सब चीज़ जो यंग जनरेशन है वो नहीं जानते। हमको ये हमारा फ़र्ज़ है, हम उनको सिखाएं कि भाई ये हम ऐसे किए हैं, ये एक ऑप्शन है, आप चूज़ कीजिए, आपको सही लगता है तो आप कीजिए। तो फिजी में जो हम जिस एरिया में हम प्रोफेशनल्स हैं या जो मेरी बहनें हैं जो घर पे रहती हैं, ज़िंदगी भर घर पे चूल्हा चक्की देखते हैं, उन लोगों के लिए ज़िंदगी थमना नहीं चाहिए। अरे दे हैव सच कुकिंग एक्सपीरियंस, जी हाँ, सविंग एक्सपीरियंस, क्या जी क्या हाँ। नहीं सिखा सकती है। जी हाँ। एक ब्रेक के बाद फिर हम ये जानना चाहेंगे उषा जी आपसे, फिजी में जो मेमोरी लॉस है, इम्बैलेंस हो जाता है, उससे कैसे कोई जूझ सकता है। और फिर सितंबर महीने को मेरे ख्याल से इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजियोथेरेपी कुछ कहा गया, इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि आप दिल से सुने और जो हमारी जवान पीढ़ी है वो किस तरह से अपनी जो जनरेशन से, अपने से बड़े पेरेंट्स की सहायता कर सकते हैं टू पुश देम इनटू दिस डायरेक्शन कि घर पर मत बैठे रहो, चलो हम आपकी मदद करते हैं, कुछ करते हैं। ब्रेक के बाद और बातें होंगी। माई टीवी पर जिंदगी इसी का नाम है। हमारे साथ हैं उषा जी फेलर, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आज बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। उषा जी, जब लोग एक उम्र पर चले जाते हैं, व्हेन दे फील कि ओल्ड एज या बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या किन किन तकलीफ़ों का सामना वो अपने शरीर में करते हैं? पहले तो एनसीडीज़ जो हम बोलते हैं, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। फिजी में डायबिटीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फिर उसमें जोड़ों की दर्द, नी का प्रॉब्लम, हिप्स का प्रॉब्लम, बैक का प्रॉब्लम होता है। फिर हमारा ओबेसिटी जो वज़न बढ़ जाता है उसका भी प्रॉब्लम होता है। और लेडीज़ को ज़्यादा कर जोड़ों की दर्द होती है। और आगे चल के डिप्रेशन भी हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, डिमेंशिया बोलते हैं, ये सब हो सकता है। और फिर आगे चल के कभी कभी लोगों को पार्किंसंस भी होती है। ये बॉडी का जो एक्सरसाइज है वो अलग है, ब्रेन का एक्सरसाइज है वो अलग है। तो जितने भी आपने अभी बताया, मेमोरी लॉस से, जोड़ों का दर्द है, पाकिस्तान, इससे क्या फिजियोथेरेपी द्वारा राहत मिल सकती है या यू कैन अवॉइड इट? बिल्कुल बिल्कुल राहत मिल सकती है, यानी कि ट्रीटमेंट हो सकता है और आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आप अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट के जाओगे और बोलो कि मुझे जोड़ों का दर्द है, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको पहले एग्जामिन करेंगे। आप मेरे पास आए, मैंने आपको एग्जामिन किया। फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे प्रोफेशन है फिजियोथेरेपिस्ट का, हमें क्लिनिकली एग्जामिन करने की सहूलियत है, वी नो दैट। और फिर उसके बाद डायग्नोसिस होता है, एक्सरे होती है, एमआरआई होती है वगैरह। फिर उसके बाद से फिर ट्रीटमेंट शुरू होती है। देखो, जो बैलेंस है, आगे चल के पीपल जो बैलेंस हो जाता है, जैसे बैलेंस में प्रॉब्लम हो जाता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, पीपल चलते चलते गिर जाते हैं, ये सब मेमोरी से जुड़ा है, ब्रेन से जुड़ा है और अपने बॉडी के मसल, बॉडी के बोन से जुड़ा हुआ है। तो जो मसल्स है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि मैं सबको कहती हूँ कि जिम ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपने आंगन में चल सकते हो। आपके घर पे 2-4 स्टेप्स है, आपके घुटनों में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है या कम दर्द है, तो वो कर सकते हो। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको एडवाइस करेगा, सिखाएगा, एजुकेट करेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो विद इन आपके लिमिटेशंस। ऐसा नहीं है कि आपको वज़न उठाना पड़ेगा, ये सब। और जो ब्रेन फूड है उसके लिए चैलेंजेस है। आजकल सभी के पास मोबाइल है, उसमें कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो आप कर सकते हो। कुछ खेल है, कुछ क्रॉसवर्ड पजल है, और पढ़ना चाहिए। हमारी महिलाएं और बुजुर्ग लोगों को, बुजुर्ग मैं कहती हूँ 70-80 के बाद में,
पढ़ना चाहिए। आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है तो वो पढ़िए, आपके घर पे कोई बुक हो। हम काफ़ी लोग जैसे जैसे उम्र जाती है तो भजन में लग जाते, अरे भाई गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, शुद्ध हिंदी पढ़िए, कुछ तो पढ़िए। हाँ, उसको ब्रेन फूड बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन को जब आप रिटायर हो जाते हो तो ब्रेन थप हो जाता है। आप एक अकाउंटेंट थे, आपने 30-40 साल उस पर काम किया, आपके ब्रेन को खूब अच्छा से फूड मिली, यानी कि काम हुआ, फिर उसके बाद आप बंद कर देते हो, एकदम बंद। तो फिर क्या होगा? अल्जाइमर्स होगी, डिमेंशिया होगी। मतलब मेमोरी लॉस से अगर जो आप बचना चाहते हैं तो पढ़ना चाहिए, पढ़ना पजल्स चाहिए। वगैरह जी है हाँ। कुछ, ये सब कुछ करो। और दूसरी चीज़ है कि आप जैसे उल्टी गिनती गिनो, 100 से पीछे आओ, हाँ। ठीक है। और आप अपने ग्रैंड किड्स अगर आपके पास है, उनके साथ खेलिए, उनको सिखाइए और खुद को, अपने आप को और ट्रेन कीजिए, अपने आप को वो जगह दीजिए ताकि आप खुश रहे, एंजॉय करें। हम खुश रहना भूल गए और हम अपने आप पे जो ओवरव्यू है वो भूल गए। हम दूसरे के लिए जी रहे हैं, दूसरे के लिए जी रहे हैं, दूसरों की खुशी पर अपनी खुशी ढूंढ रहे जी। हैं कि वो मुझे खुश रखेगा तो मैं खुश रहूंगी। जी। उनके मूड पर डिपेंडेंट है कि आज मैं खुश हूं नहीं। जी। ये कैंसिल होना जी, चाहिए, एकदम कैंसिल होना चाहिए। आपने बताया कि कितनी अच्छी बात है, मेमोरी लॉस को किस तरह से हम लोग मतलब कि उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। जी। पढ़ो, घुटनों का दर्द है, एक्सरसाइज करो तो आप बूढ़े नहीं होंगे। तो मैं चाहती हूँ या आप खूब दिल से सुने और उषा जी ने जो कहा है वो करें। इंटरनेशनल फिजियोथेरेपी डे आ रहा है, इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे? 8 सितंबर जो है वो हमारा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे होता है। हमारे वर्ल्ड में 127 कंट्रीज़ है जो जुड़ा हुआ है, और वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो फिजी में फिजी फिजियोथेरेपी एसोसिएशन उस पर अटैच्ड है। तो हम जो यहाँ फिजी में फिजियोथेरेपिस्ट है, हमको फिजी फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की मेंबरशिप होनी चाहिए उससे, क्योंकि वो हमें एक तरह की लाइसेंस देती है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि ये मेडिकल प्रोफेशन है, ठीक है। तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो 8 सितंबर को आ रहा है, उसमें ये साल हम लोग बात करेंगे एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि जब हम वृद्ध होते हैं तो अपने बॉडी को कैसे लुक आफ्टर करते हैं, अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को कैसे लुक आफ्टर करते हैं और क्या क्या कर सकते हो। और इस साल मैं अपने क्लिनिक में, जो मेरा क्लिनिक सुबह और नैंडी दोनों ब्रांचेस में है, वहाँ पे मैं फिजियोथेरेपी वीक कर रही हूँ। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक वहाँ पे काफ़ी एजुकेशन की प्रमोशन होगी, कुछ पेशेंट्स को भी हम देखेंगे, और उसके अलावा हम आपके जैसे लोग जो मीडिया में उसके थ्रू बात करेंगे ताकि हम जनता तक वो मैसेज पहुँचा सके कि भाई अभी लेट नहीं हुआ है। कोई भी एज में हो, चाहे आप 40 को हो या अब 80 को हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जो भी हो बन सके वो करो, क्योंकि ये हार्ट का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, हम ये मेडिसिन खा खा के अपने आप को और बीमार कर रहे हैं। और आप देखिए, मुझे एक पर्सन दिखाइए जो 60 के अबव है जो मेडिसिन नहीं खाता, कोई तरह का मेडिसिन नहीं खाता। बॉडी में जब आप भोजन करते हो, हमारे जो हिंदुस्तानी डाइट है, हिंदुस्तानी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हर लोग के घर पे भाजी होता है, दाल में प्रोटीन है। अगर आप शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बैलेंस डाइट होना चाहिए। हम कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा ले रहे हैं, हम रोटी और भात ज़्यादा खा रहे हैं और भाजी तरकारी कम खा रहे हैं। तो जो बॉडी में आप डालोगे वही आपको मिलेगा। और जो विटामिन्स है, जब हम एज होते हैं तो उसका जो एब्सॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। तो उसके कारण से कभी कभी हमें लेडीज़ को अनीमिया हो जाती है, चक्कर आने लगती है, पसीना छूटने लगता है, शुगर लो हो जाता है। तो आप अगर अपने बॉडी को भोजन देंगे और राइट मात्रा पे देंगे तो उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी कुछ एक्सरसाइज करने की, ठीक है। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि अभी ज़्यादातर मैं बहुत घुटनों की दर्द के पेशेंट्स को देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा, मेल हो फीमेल हो, और ये यूजुअली 45-50 उसके ऊपर। तो जब लोग आते हैं उसमें घुटना जो होता है वो बहुत सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें गर्मी रहती है, चलने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, और कभी कभी तो अपने आप को ड्रेस करने में भी दिक्कत होती है। ये घुटने में क्या होता है, मैं जिस आपको जल्दी से बता दूं अगर समय होगा तो, कि घुटने में जो जॉइंट है, हमारे एक एक घुटने में 50% हमारा बॉडी वेट जा रहा है।
तो आप 40 के ऊपर जब आओगे तो आपके घुटने पे उतना वजन डालते डालते वो जो कार्टिलेज है वो पतला हो जाता है, तो फिर वो टूटने लगता है अंदर से। तो जब हम यंग होते हैं ना तो हम 16-16 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो फिर उसको अब्यूज़ किया, तो वो जब चेंजेस होने लगता है तो बोन सोचता है कि मेरे में चोट लगी है, मैं ठीक हो जाऊं, पर वो रॉन्ग काम कर रहा है, क्योंकि वो ओस्टियोफाइट्स हम बोलते हैं, वो बोन में ग्रोथ करने लगता है। उसको ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस जो बोनी आर्थराइटिस है। अच्छा, तो उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? फिजियो जाना चाहिए अगर आपको पेन होगा, स्टिफनेस होगी, जॉइंट में प्रॉब्लम्स है चलने उठने में, और आपको एक्सरसाइज करना है, और उसका ट्रीटमेंट करके फिर आपका फिजियोथेरापिस्ट वो एक्सरसाइज प्लान बना के देगी, जो फिजियो मॉनिटर करेगी और प्रोग्रेस करेगी। उषा जी की बात, अगर जो आज आपने दवा की तरह ली, दवा की तरह नहीं, बहुत से लोग दवाई खा रहे हैं आपने कहा, लेकिन इनकी जो बातें हैं, इस प्रोग्राम को बार बार देखिए, बार बार सुनिए, नोट बनाइए, आप जवान के जवान रहेंगे, आप दवाई पर निर्भर नहीं रहेंगे। उषा जी, प्रोग्राम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बातें आपसे हुई, उम्मीद है कि फिर मुलाकात होगी। नमस्ते। शुक्रिया। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, इसी तरह से ज़िंदगी गुजारते रहिए, हंसते खेलते, अपनी खुशी किसी और पर निर्भर ना कीजिए, सेहत अच्छा रखिए। फिर मुलाकात ही होती है। नमस्ते। नमस्ते।